हम दो अपने अनुभव शेयर करके रेल पे आते हैं। एक तो हम लोगों का रेल का 18 जून 2019 को सरकार लाई, दोबारा आई, तो हमारे जो फेक नारायण झासाराम, जिनके गुरु आसाराम हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि देश को मैं 42 और 47 में ला दिया हूँ। वो साफ साफ होश में रहिए, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, वो साफ साफ बात कर रहे हैं राजा और प्रजा के दौर में। 42 से पहले 47 या 47 के बाद हम अब नागरिक नहीं थे, राजा या प्रजा थे। साफ साफ उन्होंने कहा 100 नेशन प्लान आया, जिसमें यह है कि हमारे रेल के लगभग 10 उत्पादन इकाइयों को 100 दिन के अंदर निगमीकरण करना था। हम लोग बनारस गए, जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम लोग लगा कि भाई रेल तो हमारी निगमीकरण होगा और निगमीकरण के बाद निजीकरण हो जाएगा। और लगा कि जिस तरह का सरकारी नौकरी में हमको जो बहुत सारी बेस सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो बहुत सारे कानून भी हम पर लागू होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं जो बिना नौकरी पर रहे कर सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक मंचों पर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो लगा भाई रेलवे हमारी बिकेगी तो हम बचाएंगे कैसे। तो उस दिन हम लोगों ने तय किया कि हम जनता की सवारी भारतीय रेलवे को बचाने के लिए जनता के बीच सीधे जाएंगे। और हम लोग DLW कैंपस से निकलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट पर काशी विद्यापीठ पे गए, छात्र से निकल रहे थे। हमने कहा भाई हमारी रेल बिक रही है। छात्रों का रेल बिक रही है तो हमसे क्या मतलब, बिकने दीजिए। हमने कहा पढ़ाई लिखाई करके करोगे क्या, तो नौकरी करेंगे। तो देश में सबसे अधिक नौकरी देता कौन है, तो भारतीय रेलवे, वो तो बिक रही है। तब उनको लगा कि नहीं, हमारा भी हमसे जुड़ाव है। तो हमने कहा कल हम कबीर चौराहे पे धरना देंगे, आप आओ। वो छात्र आया। उस तरह सीनियर सिटीजन जिनको रेलवे सुविधाएं दिया करता था, 100 रुपये की टिकट 60 रुपये में, 58 साल की महिलाओं को 50 रुपये में, उनको भी नहीं मिलेगा अगर रेलवे बिक जाएगी। तो वो सीनियर सिटीजन हमारे पास आया। किसान की, हाँ हमारे साथी लोग हैं, अगर 25 की टीम बना के आप किसान साथी कहीं यात्रा में जाते हैं, उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगी। SC ST OBC, उस समय तक EWS नहीं आया था, वो तमाम लोग बीच हम लोग गए और कहा भाई रेलवे जनता की सवारी है और जनता को बचाना पड़ेगा। नारा दिया, संघर्ष आपके द्वार। रेलवे कर्मचारी डिग्री कॉलेजों पर, इंटर कॉलेजों पर, ITI कॉलेजों पर, पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर गया। और ये करते करते हम लोग इसी दिल्ली में ही बगल में मावलंकर हाल में 8 दिसंबर 2019 को आए। और हमने सबको चिट्ठी लिखी जो रेलवे में इन्होंने काम करती हैं, AIRF, FIR, AI2, LRSA, असमा गार्ड काउंसिल, सबको हमने कहा कि भाई रेलवे रहेगी तब आप भी यूनियन रहेंगी। और सीधे जनता को भागीदारी किया। छात्र, किसान, मजदूर, नौजवान, सीनियर सिटीजन सब यहाँ आए, इसी बगल में मावलंकर हाल में। और 100 दिन में 100 नेशन प्लान लागू करना था, जिस फेक नारायण झासाराम की सरकार को लागू नहीं कर पाई। तो हम जब रेलवे के निजीकरण को अगर ठेके रोक पाए, तो इसलिए रोक पाए हम रेलवे कर्मचारी कि हम जनता के बीच सीधे गए और जनता ने हमारा साथ दिया। इसलिए लगा कि जनता से सीधे जुड़कर जनता के मुद्दे को हम लोग इस तरह का कोई मैनिफेस्टो बनाएं। नंबर 2, अभी हमारे साथी बैठे हैं विजय कुमार बंधु जी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने चंपारण से यात्रा निकाली, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। उस यात्रा को लेकर हम लोग जब मध्य प्रदेश में गए, जो ट्राइबल्स इलाके में, आदिवासी इलाके में, तो जिस यात्रा को हमको 4 घंटे में पूरा करना था, उसको 11 घंटे लग रहा था। हमको लगा भाई इतना समर्थन क्यों मिल रहा लोगों का, क्या खास बात है। तो जो वहाँ के ट्राइबल्स, आदिवासी गरीब गुरबा ने जो कहा, उन्होंने कहा साहब देखिए, आज़ादी से पहले हम नागरिक भी नहीं थे और हम गांव खेत खलिहान में रहते थे, पहाड़ में जंगल में रहते थे। ये आज़ादी मिली, एक संविधान आया, हमें नागरिक माना गया और हमें सरकारी सेक्टर में नौकरियाँ मिली। तो हम लोग खेत खलिहान, जंगल, पहाड़ से कस्बों में आए, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में गए और वहाँ से अब देश विदेश जाना शुरू किए। यानी जो भी सुविधाएं मिली वो हमको पब्लिक सेक्टर से मिली। ये जो मध्यम वर्ग भारत में बना वो पब्लिक सेक्टर से बना। अगर ये सरकार रह गई, ये निजीकरण खत्म हो गया, तो हम फिर से लौट कर वहीं जंगल, खेत खलिहान और पहाड़ में चले जाएंगे। इसलिए इस लड़ाई का हम समर्थन कर रहे हैं। तो हमको जनता ने जो कहा, इससे हमें महसूस हुआ कि जनता ही जो भी हमले होंगे उसका मुकाबला और केवल जनता कर सकती है। इसलिए जनता का घोषणा पत्र हम लोग आपके बीच लाए। रेलवे जो जनता की सवारी है, जो जनता की सवारी रेलवे है, यकीनन ये रेल कर्मचारी हमारे साथी आए भी हैं यहाँ, मनीष वगैरह हैं। सचमुच में जानिए कि रेलवे कर्मचारी जनता की सवारी या किसी पब्लिक सेक्टर को जो काम करता है नहीं बचा पाएगा। उसमें जनता का साथ चाहिए ही होगा। अगर पब्लिक सेक्टर है, बचाना है, तो उसमें जनता का साथ चाहिए होगा। और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप केवल पब्लिक सेक्टर पर छोड़िए मत, आप कल को नागरिक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी तय करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या फिर से प्रजा बनेंगे? अगर हम प्रजा बनने को तैयार नहीं हैं, हम चाहते हैं हम नागरिक बने रहें, तो सीधी सी बात है, इस संविधान को बचाना पड़ेगा, इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमारे साथी ने अभी कहा, उस दौर में हमारी घोषणा पत्र का क्या मतलब,
सभी राजनीतिक दल रोज घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, लेकिन जनता की अपनी कोई सीमा नहीं है। जनता सचमुच में तय कर लेगी, जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी तो यकीनन भारत का लोकतंत्र बचेगा, भारत का संविधान बचेगा। और इस समय जो हमला है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस समय जो हमला है वो केवल पूंजीवाद का नहीं हमला है, इसमें एक बहुत बड़ा हमला ब्राह्मणवाद का है। और हमारा पुरखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते थे कि मेहनत कशों के दो दुश्मन हैं, साफ साफ एक है ब्राह्मणवाद, दूसरा है पूंजीवाद। तो पब्लिक सेक्टर के पैरेलल जो खड़ा हुआ है आपका प्राइवेट सेक्टर, वो आपको बेस सिक्योरिटी नहीं देता है, वो जॉब सिक्योरिटी नहीं देता है, वो सोशल सिक्योरिटी नहीं देता है। हम लोग मेडिकल में रहे हैं, हम जानते हैं जो जीवन प्रत्याशा है लोग जीने का। आप सरकारी नौकरी में काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है, लेकिन सरकारी सेक्टर में काम करने वाले की ज़्यादा होती है। एक प्रचार कराया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। अभी कितने दिन हुआ कोविड समय उभरे, कोविड के समय में हमारे रेल के साथियों ने दवाई, ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया। सरकारी कर्मचारियों ने ही काम किया। 2700 हमारे रेल कर्मचारियों ने शहादत दिया उस दौर में। कौन काम किया था कोविड समय में? अभी देश में हमला होगा, कौन काम करेगा? यानी जब देश में मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो यही सरकारी कर्मचारी काम करेगा। आखिरी मेरी बात कि पूरी हम एक तरह से कहिए कि हम पूरी तरह पूंजीवादी या पूरी तरह साम्यवादी देश नहीं है, इसके बावजूद भी हम एक तरह से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट रखते हैं, हमारा संविधान उस तरह का मानता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां हमसे कम सरकारी नौकरियां हैं। हमारे यहाँ 2.8% या 9% है, यानी 3% भी ठीक सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन जो पूंजीवादी देश हैं वहाँ भी 10 से 12, यहाँ तक कि 18% सरकारी नौकरियाँ हैं। तो इसलिए झूठ के खिलाफ इस समय जो झूठ चल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय बहुत झूठ बोलते हैं, वो झूठ के लिए ही स्पष्ट है। इसमें आपके पास एक सच का सहारा है, और सच है कि हम लोग जनता के एक दस्तावेज आपके बीच लाए हैं। तमाम दमन, तमाम जुर्म जाति के खिलाफ ये जो हमारे साथी लोग बैठे हैं और आप जो हमारे सामने बैठे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ये देश केवल गोलवलकर का नहीं है, कोई सावरकर का नहीं है, ये देश अम्बेडकर का भी है, ये देश भगत सिंह का भी देश है, ये पेरियार का देश है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। और अब ये आखिरी जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें किसी कीमत पर ये सरकार जो है ये न आने पाए, इसी वादे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जोहार, क्रांतिकारी लाल सलाम।